हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के मूल विधि के जो प्रश्न हैं पिछले यूपीएसआई एग्जाम में जो लगातार पूछे गए, उन्हीं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये वीडियो है। जितने भी यानी मूल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगातार पिछले यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए, वो सभी की वीडियो लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएगी, क्योंकि इन्हीं से आपके प्रश्न यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए सभी यानी जो धीमे धीमे सभी प्रश्नों की वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएंगी। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि मूल विधि के प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं आपके यूपीएसआई के एग्जाम में, इसलिए मूल विधि को आपको अच्छा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूल विधि एक अलग टॉपिक है। और आपको बता दें कि मूल विधि का जैसे अभी ये पहला प्रश्न है, इस प्रश्न से जो और भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न यानी डिस्कस करेंगे। तो जितने भी प्रश्न की जैसे वीडियो हम बना रहे हैं, उनसे और भी जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी के यानी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिससे जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, चाहे घुमा करके चाहे कैसे भी, सभी आप यानी अच्छे से आंसर दे पाएँ। इसलिए आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप अपना प्यार बनाए रखेंगे तो हम भी वादा करते हैं कि आपके साथ दिनों रात मेहनत करेंगे। क्योंकि जितना आपका अच्छा स्कोर होगा, उतना ही आपका फाइनल रिजल्ट में नंबर आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, एक अच्छा स्कोर बनाओ, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाए। सबसे पहले यानी पहले प्रश्न के बारे में बात कर लें तो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता प्रवर्त लागू हुई। और आपको बता दें कि आपको यानी दो लैंग्वेज में आपको ये प्रश्न मिला करेंगे। पहले आपका हिंदी और इंग्लिश, जो यानी हिंदी सही से नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए इंग्लिश भी हमने ऐड की है, जिससे आपको यानी समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप यानी जो हिंदी अच्छे से नहीं समझ पाते वो इंग्लिश को रीड करके समझ सकते हैं। अब जैसे पहले प्रश्न के बारे यानी बात करें, भारतीय दंड संहिता प्रवर्त लागू हुई। ऑप्शन ए 6 अक्टूबर 1860 से, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1861 से, ऑप्शन सी 6 दिसंबर 1860 से, और ऑप्शन डी 1 जनवरी 1862 से। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 1 जनवरी 1862 से। भारतीय दंड संहिता प्रवर्त जो लागू हुई वो कब हुई? 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी। और इस अधिनियम को किसे, जो ये अधिनियम आपका 1 जनवरी 1862 में जो लागू हुआ था, इसको यानी गवर्नर जनरल के द्वारा, किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा 1860 में ही, कब? यानी 1860 में डेट क्या थी? 6 अक्टूबर 1860 को ही इसको पूरी तरह से अनुमति मिल गई थी। लेकिन बाद में से पूरी तरह से जो लागू किया गया था वो 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। और इसे जो अनुमति मिली थी वो मिली थी आपकी 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार फैला हुआ है। ऑप्शन ए 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी 12 मील तक, ऑप्शन सी 8 समुद्री मील, या ऑप्शन डी 8 मील तक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा 12 समुद्री मील तक, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। 12 समुद्री मील तक भारत का जो क्षेत्राधिकार है वो फैला हुआ है। और ये जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा कितनी? धारा 1 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। किसके अंतर्गत? जो भारत की यानी जो आपकी भारतीय दंड संहिता की धारा 1 है उसके अंतर्गत इसे प्रदान किया गया, जो पूरे भारत में ये फैला हुआ है। और यह जो संहिता है वो क्षेत्राधिकार को 3 श्रेणियों में विभाजित करती है। पहली श्रेणी है आपकी अंतर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, अंतर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। और जो आपकी दूसरी श्रेणी है उसका नाम है आपका अतिरिक्त क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, अतिरिक्त
क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। और आपकी जो तीसरी है वो आपकी है नौवाहन क्षेत्राधिकार। नौवाहन क्षेत्राधिकार आपकी जो अंतर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है ये धारा 3 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? धारा 3 के। और अतिरिक्त क्षेत्रीय ये आपके 3 और 4 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? 3 और 4 के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर अपराध करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होंगे? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4 यानी 2, ऑप्शन सी धारा 4(1), ऑप्शन डी धारा 4(3). इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, जो धारा 4 है उसका तीसरा यानी आपका लागू होगा। जो आपकी ये धारा ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के द्वारा भारतीय दंड संहिता का 4 का तीसरे में अंतस्थ स्थापित ये किया गया है। किसमें स्थापित किया गया है? चौथे के तीसरे नंबर में ये स्थापित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ये अपराध यानी लागू होंगे। यानी कौन सी वाली धारा लागू होगी? यानी जो धारा 4 है उसका तीसरा नंबर ये लागू होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के द्वारा यानी लागू है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सरकार शब्द का योतक है। ऑप्शन ए केवल केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, ऑप्शन डी सरकार या राज्य सरकार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सही होगा ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार। कौन सा? यानी ऑप्शन सी केंद्रीय या राज्य सरकार। और ये जो है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 17 कितनी? धारा 17 के अनुसार सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का द्योतक है। कौन सा? यानी जो सरकार शब्द है, जो ये सरकार शब्द है ये धारा 17 कौन सी धारा? धारा 17 के अनुसार ये केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का द्योतक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत की गई। ऑप्शन ए धारा 24, ऑप्शन बी धारा 32, ऑप्शन सी धारा 17 या ऑप्शन डी धारा 21। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी धारा 21 के तहत। धारा 21 के तहत लोक सेवक शब्द की परिभाषा दी गई थी भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत। और जो धारा 24 है, कौन सी धारा? जो धारा 24 है उसके अंतर्गत बेईमानी को परिभाषित किया गया है। और जो धारा 32 है, कौन सी है? ये धारा जो 32 है उसके अंतर्गत कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप के संबंध में प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? अवैध लोप, अवैध लोप के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आईपीसी की धारा 24 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए कपटपूर्वक, ऑप्शन बी मूल्यवान प्रतिभूत या ऑप्शन सी बेईमानी या ऑप्शन डी कूटकरण। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी बेईमानी। आईपीसी की धारा 24 के तहत
किसे परिभाषित किया गया है, तो बेईमानी को परिभाषित किया गया है। ये कोई भी यानी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के यानी आशय से कोई कार्य करता है तो उसे कार्य बेईमानी से किया गया कार्य कहा जाता है। क्या किया जाता है, यानी जो गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या यानी हानि पहुंचाने के काम करते हैं उनको यानी क्या कहा जाता है, यानी आईपीसी धारा 24 के तहत बेईमानी के रूप में उन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने यदि अन्य किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से कहा जाता है, संज्ञान के, या ऑप्शन बी अनुमोदन के, या ऑप्शन सी बेईमानी के, या ऑप्शन डी कलह के। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी बेईमानी के। जो आईपीसी जो आपकी आईपीसी धारा है 24 उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये यानी बेईमानी के जितनी भी जैसे कोई भी व्यक्ति यानी गलत तरीके से किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है तो उस पर यानी आईपीसी धारा 24 लागू होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन बी भारत के विशिष्ट भाग पर, या ऑप्शन सी भारत के किसी भाग पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, इनका जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। किस पर? 42 जो धारा है वो किस पर लागू होगी? भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होगी। ये मतलब क्या परिभाषित यानी परिभाषित करता है, तो ये यानी परिभाषित करता है स्थानीय विधि। जो 24 धारा है वो क्या यानी परिभाषित करती है, तो स्थानीय विधि को ये परिभाषित करती है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर यानी लागू होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 5। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। पहला है आपका मृत्यु, कौन सा? मृत्युदंड। और दूसरा आपका आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। तीसरा आपका है कारावास जो 2 प्रकार का है, कठिन अर्थात कठोर। कैसा? कठिन अर्थात कठोर। और कैसा? सादा। कैसा? सादा। यानी ये इसमें 2 प्रकार के, कठिन अर्थात कठोर और सादा। ये कौन से नंबर के? 3 नंबर की आपके दंड प्रक्रिया के तीसरे नंबर में 2 प्रकार के, कठिन अर्थात कठोर और सादा। उसके बाद अगला है चौथे नंबर का आपका है वो आपका है संपत्ति का समपहरण। कौन सा? संपत्ति का समपहरण, संपत्ति का संपहरण। उसके बाद अगला 5वां है आपका वो है आपका जुर्माना। क्या है? जुर्माना। ये आपके 5 क्या है दंड व्यवस्था की गई है। कौन सी? पहली है मृत्यु, दूसरी आजीवन कारावास, तीसरी है कठिन अर्थात कठोर या सादा आपकी, उसके बाद दंड, उसके बाद चौथी आपकी संपत्ति संपहरण और 5वीं आपकी जुर्माना। ये आपकी कितनी? 5 प्रकार की दंड व्यवस्था है भारत में। और एक और जो दंड व्यवस्था थी जिसे काला पानी कहते थे, क्या? काला पानी, उसे 1949 में, कब? 1949 में समाप्त कर दिया गया था। कब? 1949 में समाप्त कर दिया गया था, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था सजा को, उसे 1949 में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी आपराधिक साजिश, ऑप्शन सी सामान्य अपवाद या ऑप्शन डी बहकाव। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए दंड। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 के यानी किस विषय के संबंध में? तो दंड के विषय के संबंध में है। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। इससे क्या है कि आपके जो स्कोर कार्ड है आपका यूपीएसआई के एग्ज़ाम का वो बहुत ही यानी अच्छा जाएगा, क्योंकि ये इसी तरह के ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आपको यदि आपने ये वीडियो देखी है तो आपको पता चला होगा कि एक प्रश्न से जो और भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह लगातार यूपीएसआई की जो मूल विधि के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो सभी यानी लगातार वीडियो बनाएंगे, तो आप लगातार जुड़े रहें। और यदि आपको अपने कंधों पर 2 स्टार लगाने तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इस महत्वपूर्ण समय में आपको लगातार मेहनत करनी होगी। और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने, कितने महीने? 3 से 4 महीने। और इन 3 से 4 महीने में आपको अपनी तैयारी करनी होगी। और आप यदि अपने इसी YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी, जिससे आपका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसलिए लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और आप भी मेहनत कीजिए और आपके साथ साथ हम भी मेहनत करेंगे। और हम तो वादा करते हैं कि आपके साथ 24/7 हर समय आपके साथ हैं, यानी 24 घंटे और 7 दिन हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट में लिखें। किसी भी प्रश्न को समझ यानी आपके कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको कोई भी प्रश्न के बारे में जैसे जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करें, हम आपको इन प्रश्नों में से जो भी आपको जानकारी लेनी हो उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी परीक्षार्थियों को इस तरह के प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।